बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी, कैसे मिजाज हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। इससे पहले हम लोगों ने फिजिक्स के एमसीक्यूज जो शुरू किए थे उनके 4 टेस्ट हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, जिनमें हमने 20-20 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए थे। और आज उसी सिलसिले का 5वां टेस्ट है जिसमें हम मजीद 20 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा। Unloading the prong of the tuning fork with wax its frequency। कि ट्यूनिंग फोर्क जो होता है उसके प्रॉन्ग के ऊपर हम अगर वैक्स लगा दें, वैक्स लोड करते हैं, तो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, रिमेन अनचेंज्ड, या मे इंक्रीज और डिक्रीज। तो जब आप वैक्स कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ऑटोमेटिकली क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 82 है। द नॉर्मल ईयर इज द मोस्ट सेंसिटिव इन द फ्रीक्वेंसी रेंज। कि जो हमारा नॉर्मल ईयर होता है, हमारा जो कान होता है, इंसानी कान, ये मोस्ट सेंसिटिव होता है किस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए? ऑप्शन ए है 20,000 टू 30,000 हर्ट्ज। हमारे पास ऑडिबल रेंज जो है वो 20 टू 20 किलो हर्ट्ज है, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया, क्योंकि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को ह्यूमन ईयर जो होता है वो डिटेक्ट नहीं कर सकता। ऑप्शन बी है 10 टू 20 हर्ट्ज। तो ये ऑप्शन भी आपका एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि 20 हर्ट्ज से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी भी ऑडिबल रेंज में नहीं आती। 20 हर्ट्ज से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को भी ह्यूमन ईयर जो है वो डिटेक्ट नहीं करेगा। फिर आपके पास है जी 2000 हर्ट्ज टू 4000 हर्ट्ज, या 6000 हर्ट्ज टू 8000 हर्ट्ज। तो ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट होगा कि 2000 हर्ट्ज टू 4000 हर्ट्ज, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगी इसके लिए ह्यूमन ईयर जो है वो मोस्ट सेंसिटिव है। क्वेश्चन नंबर 83 है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर वुड बिकम डबल देन इट्स वेलोसिटी एट 0 सेंटीग्रेड एट टेम्परेचर। कि जो साउंड की वेलोसिटी होती है ये डबल हो जाती है 0 सेंटीग्रेड के मुकाबले में किस टेम्परेचर के ऊपर? 313 सेंटीग्रेड पर, 586 सेंटीग्रेड पर, 819 सेंटीग्रेड पर, या 1172 सेंटीग्रेड पर। तो ऑप्शन आपका यहां पर जो करेक्ट होगा वो होगा सी। 819 सेंटीग्रेड पर आप जब जाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ जो साउंड होगी एयर के अंदर वो क्या हो जाएगी? वो डबल हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 84 है। द पीरियोडिक अल्टरनेशन ऑफ साउंड बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लाउडनेस आर कॉल्ड। कि वेरिएशन जो आती है, ठीक है ना, अल्टरनेशन अप एंड डाउन जो आपकी एम्पलीट्यूड में, इंटेंसिटी ऑफ साउंड में आ रहा होता है, ठीक है, तो ये आपको क्या चीज देता है जी? साइलेंस जोन प्रोड्यूस करता है, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करता है, बीट्स प्रोड्यूस होती हैं, या रेजोनेंस प्रोड्यूस होती है। तो ये जो फ्लक्चुएशन होती है साउंड के अंदर, इसकी वजह से बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। तो ऑप्शन आपका जो करेक्ट होगा वो होगा सी, बीट्स। क्वेश्चन नंबर 85 है। बीट्स आर द रिजल्ट ऑफ। बीट्स जो प्रोड्यूस होती है वो किसका रिजल्ट है? डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हमने अभी जो है वो डिस्कस किया है कि अल्टरनेशन होती है, हाई और लो साउंड आपकी प्रोड्यूस होती है। तो ये बेसिकली प्रोड्यूस होगी कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से हाई साउंड प्रोड्यूस होगी, डिस्ट्रक्टिव की वजह से एम्पलीट्यूड कम होगा और आपको फेंट साउंड या लो साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, आपको सुनाई देगी। तो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बीट्स। तो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 86 है। डॉपलर इफेक्ट अप्लाइज टू। डॉपलर इफेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं साउंड वेव के लिए सिर्फ, बी लाइट वेव के लिए, सी बोथ साउंड एंड लाइट वेव्स, या नाइदर साउंड वेव नॉर लाइट वेव। ना ही साउंड वेव के लिए ना ही लाइट वेव के लिए। तो जो डॉपलर इफेक्ट है वो दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, साउंड वेव के लिए भी एप्लीकेबल होता है और लाइट वेव के लिए भी एप्लीकेबल होता है। यानी कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर रिलेटिवली मूव करेंगे तो उनकी एपेरेंट जो फ्रीक्वेंसी होगी, एपेरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगी, ठीक है ना। तो जो डॉपलर इफेक्ट है वो एप्लीकेबल है बोथ साउंड एंड लाइट वेव। तो ऑप्शन आपका जो करेक्ट होगा वो होगा सी, बोथ साउंड एंड लाइट वेव्स। क्वेश्चन नंबर 87 है। A simple pendulum has a bob of mass m and its frequency is f। एक सिंपल पेंडुलम है हमारे पास, ठीक है, जिसकी मास m जो है वो बॉब की मास m है और फ्रीक्वेंसी उसकी f है। अगर हम उसको रिप्लेस कर दें बॉब को एक हैवियर मास के साथ, यानी कि मास को डबल कर दें, तो फ्रीक्वेंसी पर क्या असर पड़ेगा?
फ्रीक्वेंसी 1/4 हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, सेम रहेगी या डबल हो जाएगी। तो हमें पता है कि मैथ्स के ऊपर जो है वो फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंस नहीं है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी मैथ्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते, सो फ्रीक्वेंसी विल बी सेम। ऑप्शन हमारा जो करेक्ट होगा वो होगा सी। नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 88 है हमारा। और क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है जी? क्वेश्चन नंबर 88 कहता है इन ओपन ऑर्गन पाइप ओनली इवन हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर सिर्फ इवन हार्मोनिक्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। बोथ इवन एंड ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। सेलेक्टेड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। तो ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट वन वो होगा सी। इवन और ऑड दोनों हार्मोनिक्स जो होते हैं वो ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है द डायमेंशन ऑफ इलास्टिक मॉडुलस इज, कि जो डायमेंशन है इलास्टिक मॉडुलस की वो क्या है? ml-1 t-2, ml-2 t-2, ml-t-2, ml-2 t-2। तो ऑप्शन जो होगा वो आपका एक्यूरेट ए होगा, ml-1 t-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलास्टिक मॉडुलस। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन ए ठीक हो गया। 90 आ गया हमारा क्वेश्चन। waves produced at the surface of water by a pencil executing vibrating motion if held vertically at a frequency of 50 Hz are, कि वेव जो प्रोड्यूस होंगी सरफेस ऑफ वाटर में अगर आप एक पेंसिल से वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, वर्टिकली, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो? 50 हर्ट्ज हो, तो कौन सी वेव प्रोड्यूस होंगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस होंगी, ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होंगी, पीरियोडिक वेव प्रोड्यूस होंगी, या बोथ ए एंड सी? तो इस केस में लॉन्गिट्यूडनल वेव और पीरियोडिक वेव प्रोड्यूस होंगी, यानी कि ए और सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, डी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है Laplace found that the alternate compression and rarefaction produced in sound waves follows isothermal law, adiabatic law, isochoric law, all of the above। कि लैपलेस ने ये फाउंड किया था, देखिए इससे पहले न्यूटन ने फाउंड की थी स्पीड ऑफ साउंड और उसमें डिस्क्रिपेंसी आ रही थी, और न्यूटन ने ये एज्यूम किया था कि आइसोथर्मल कंडीशन जो है यहां पर फॉलो होती हैं, लेकिन क्योंकि उसमें गलती आ रही थी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू में डिफरेंस आ रहा था, तो बाद में लैपलेस ने करेक्शन की थी और लैपलेस ने ये कहा था कि यहां पर आइसोथर्मल जो है वो कंडीशंस फॉलो नहीं होती बल्कि एडियाबैटिक कंडीशंस फॉलो होती हैं। सो करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा बी, यानी कि एडियाबैटिक लॉ को फॉलो करेंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 92 है द बीट्स फ्रीक्वेंसी सेंसिबल फॉर ह्यूमन ईयर इज, कि जो बीट फ्रीक्वेंसी ह्यूमन ईयर के लिए सेंसिबल होगी वो कौन सी होगी? 42 हर्ट्ज, 7 हर्ट्ज, 256 हर्ट्ज या फिर 262 हर्ट्ज? तो यहां पर सबसे कम वाली जो है वो 7 हर्ट्ज है, तो यही सेंसिबल होगी बीट्स फ्रीक्वेंसी फॉर ह्यूमन ईयर। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 93 है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेशनरी वेव इन ओपन पाइप इज डैश टाइम्स द फ्रीक्वेंसी इन क्लोज्ड पाइप। जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है स्टेशनरी वेव की ओपन पाइप में वो कितने टाइम होती है क्लोज पाइप की फ्रीक्वेंसी के? 1 टाइम, यानी कि दोनों इक्वल होती हैं, 2 टाइम, 4 टाइम, या फिर नन ऑफ द अबव? तो ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा आपका बी वाला, कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन ओपन पाइप इज 2 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी इन क्लोज्ड पाइप। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 94 द करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर इज ड्यू टू द मोशन ऑफ, जो करंट होता है मेटालिक कंडक्टर में वो किसकी मोशन की वजह से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से, प्रोटॉन्स की मोशन की वजह से, न्यूट्रॉन्स की मोशन की वजह से, या फिर अभी तक कंट्रोवर्सी है? तो ऑप्शन आपका जो करेक्ट होगा वो ए होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से करंट फ्लो करता है मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर। ऑप्शन ए इज राइट वन। क्वेश्चन नंबर 95 है अ वायर हैविंग वेरी हाई वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस इज सेड टू बी। एक वायर है, ठीक है, उसकी कंडक्टेंस बहुत हाई है, तो वो क्या होगी? अ गुड कंडक्टर, मॉडरेटली गुड कंडक्टर, एन इंसुलेटर, या फिर नो स्पेसिफिक क्राइटेरियन अवेलेबल? तो कोई भी क्राइटेरिया इसका स्पेसिफिक अवेलेबल नहीं है, तो इसका जो होगा जी अगर कंडक्टेंस सही है तो फिर वेरी गुड कंडक्टर होगा। ऑप्शन ए इज राइट वन। क्वेश्चन नंबर 96 है प्रोडक्शन ऑफ हीट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज गिवन बाय, कि हीट जो प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जब किसी वायर में से करंट गुजरता है तो ये हम किससे देते हैं जी? कौन सा लॉ इसको डील करता है? जॉउल इफेक्ट है, जॉउल थॉमसन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, या फीडबैक इफेक्ट?
तो ऑप्शन ए राइट वन होगा। जॉउल इफेक्ट होता है जी, इसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक करंट के पास होने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 97 है, 3 equal resistors connected in series with a source of EMF together dissipate 10 watt of power each। के 3 इक्वल रेजिस्टर्स हैं, ठीक है, और सीरीज में कनेक्टेड हैं और 10 वाट जो है वो पावर हर एक जो है वो कंज्यूम करता है, डिसिपेट करता है। What will be the power dissipated if the same resistors are connected in parallel across the same source of EMF? इसी सोर्स के साथ अगर उनको पैरेलल हम कनेक्ट कर दें तो कितनी पावर जो है वो कंज्यूम करेंगे? 40 वाट, 90 वाट, 100 वाट या 120 वाट। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा जी 90 वाट। के तीनों को जब हम पैरेलल कनेक्ट कर देंगे तो 90 वाट पावर जो होगी वो कंज्यूम होगी। क्वेश्चन नंबर 98 है, थर्मोकपल्स कन्वर्ट। थर्मोकपल्स क्या करते हैं जी? कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी इंटू हीट एनर्जी। बेसिकली थर्मोकपल्स हीट एनर्जी को ही कन्वर्ट करते हैं, लेकिन कौन सी एनर्जी में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सो आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा यहां पर वो होगा ए वाला, कि हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऑप्शन ए इज राइट वन। क्वेश्चन नंबर 99 है, एन इमर्जन हीटर ऑफ 400 वॉट्स kept on for 5 hours will consume electrical power of। कितनी इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम करेंगे? तो हमारा जो ऑलरेडी आंसर यहां पे गिवन है कि 2 किलोवाट, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 और साथ में ये 2000 बन जाएगा। 2000 को आप 2 किलो लिखेंगे और वाट हार के 2 किलो वाट हार जो पावर होगी वो कंज्यूम करेगा। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 100 है, लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का। और लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का क्या कहता है जी? रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल इंसुलेटर इज। कि आइडियल इंसुलेटर की रेजिस्टेंस क्या होती है? इनफाइनाइट होती है, जीरो होती है, फाइनाइट होती है, या डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल होती है। तो जब हम आइडियल की बात कर रहे हैं और आइडियल इंसुलेटर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है इसकी रेजिस्टेंस जो होगी वो इनफाइनाइट होगी, यानी कि ये करंट को पास नहीं होने देगा, किसी करंट को ये पास नहीं करेगा, अलाउ नहीं करेगा। सो रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल इंसुलेटर इज इनफाइनाइट। तो ये हो गए हमारे आज के 20 क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट अगले टेस्ट में हम आपके लिए 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपने हमारा साथ देना है। थैंक यू वेरी मच।